आपने अपनी किताब में लिखा है कि हर इन्वेस्टमेंट के दो चेहरे होते हैं। एक तो फैंसी ब्रोशर्स और लग्जरी वीडियोस जो आपको दिखाया जाता है, और असलियत जो प्रॉपर्टी बनने के बाद आपके सामने आती है। वहाँ पे ईमानदारी और बेईमानी हमेशा हुई है और होती रहेगी कि द ओनली डिफरेंस इन योर लाइफ इज हु इज योर एडवाइजर। और कभी कभी जैसे आपने अपना किस्सा बताया था, वो एडवाइजर आप खुद भी हो सकते हैं, बट वो बहुत रेयर होता है। अगर आप अपने एडवाइजर के साथ बेईमानी करेंगे तो आपका लॉस होना तय है। जो डरता है वो अच्छा एडवाइजर नहीं हो सकता। डर निकलना जरूरी है। दुबई में इन्वेस्टमेंट को लेकर भ्रांतियां भी हैं और ऑप्टिमिज्म भी बहुत है। सर, दुबई को ना बहुत गलत तरीके से वेस्टर्न मीडिया दिखाती है, और चूंकि वेस्टर्न मीडिया दिखाती है तो इंडिया भी वेस्टर्न मीडिया से इन्फ्लुएंस हो जाता है। ऐसी क्या चीजें दुबई में हैं जो आप बाहर खरीद ही नहीं सकते? वो है सर की सेफ्टी। लंदन में आप कितने भी रिच हो, आप सड़क पे सोना पहन के और बढ़िया मोबाइल लेके रात में आप चल रहे हो, आप रिस्क है। न्यूयॉर्क में रिस्क है। देखिए, न्यूयॉर्क हो गया, लंदन हो गया, या और बहुत सारे शहर हो गए, ये शहर अब पुराने होने लगे हैं। जब आप वहाँ ट्रैवल करेंगे तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स वगैरह दिखने लगता है पुराना, सुंदर लगता है, हमें नॉस्टैल्जिक लगेगा। आपने पुरानी पिक्चरें देखी, उनको अच्छा लगेगा। बियॉन्ड दैट दुबई, यूएई इज न्यू, फ्रेश। 20 साल पुरानी कंट्री है, सब कुछ नया नया है। आप जो 1 करोड़ रुपए इंडिया में खर्च रहे हैं, या 5 करोड़ या 10 करोड़ या 100 करोड़, तो उसमें आपको जो प्रॉपर्टी दुबई में मिलेगी वो सिग्निफिकेंटली बेटर होगी। हर चीज़, जो अंदर सीमेंट लग रहा है, जो टाइल्स लग रही है, जो हर चीज़ जो इस्तेमाल हो रही है वो, अच्छा ये एक पार्ट हो गया। अमेनिटीज़, मतलब ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें 65 प्लस अमेनिटीज़ हैं। 65। पानी जो है ना, वो पानी में कई तरह के विटामिन ऐड कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप नेचुरल वाटर, स्प्रिंग वाटर में आप यू आर टेकिंग बाथ। फ्लाइंग टैक्सीज होंगी सर, ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। ड्राइवरलेस कार्स होंगी। मिनिमम कितना पैसा होना चाहिए कि हम दुबई में इन्वेस्ट करें? सर, आपके 2 तरीके के इसमें है, या तो आप सेकेंडरी मार्केट में प्रॉपर्टी खरीदते हैं, या फिर आप जो है ऑफलाइन खरीदते हैं। ऑफलाइन में आपको शुरू में देने पड़ते हैं। आयरिश राइटर, पोएट, ऑथर ऑस्कर वाइल्ड, मैं उनको बहुत कोट करता हूँ। उनका स्पेसिफिक एक स्टेटमेंट बहुत कोट करता हूँ हर जगह, कि वो कहते हैं कि इफ़ यू नो व्हाट यू वांट टू बिकम इन लाइफ, यू बिकमिंग दैट इज योर बिगेस्ट पनिशमेंट। और वो इसलिए ऐसा कहते हैं बिकॉज ही थिंक्स, एंड दैट्स द ट्रूथ ऑफ लाइफ, और वो मैंने एक्सपीरियंस भी किया अपने जीवन में। ही सेज दैट दिस इज बिकॉज यू कुड हैव बीन सो मच मोर इफ यू डू नॉट चेज ओनली वन थिंग। मैंने अपने जीवन में इसको प्रैक्टिकली अनुभव किया है। पिछले 16 सालों में बहुत सारी जिंदगियां मैंने जी हैं और ईश्वर की दया से सफलतापूर्वक जी रहा हूँ। तो मुझे जब कोई ऐसा शख्स मिलता है जो बराबर निरंतर अपनी क्षमताओं को एक्सप्लोर कर रहा हो और निरंतर नई नई चीज़ें करने के लिए खुद को प्रेरित कर रहा हो, और उस प्रेरणा से दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन रहा हो, तो अब क्योंकि मेरे पास माध्यम है तो मुझे लगता है कि मैं अपने प्लेटफॉर्म पर उनको लेकर आऊं। तो मैं मिला ऋतुकांत जी से, मैंने उनकी प्रोफाइल, आई केम अक्रॉस हिज प्रोफाइल, और फिर मैंने कहा अरे बाप रे, एक ऐसा शख्स जो एनडीए में जाता है, एनडीए का टर्म नियरली कंप्लीट कर लेता है और किन्हीं कारणवश फौज में अल्टीमेटली नहीं जाता, जर्नलिस्ट बन जाता है। जर्नलिस्ट बन के ब्लूमबर्ग, सीएनबीसी जैसे ब्रांड्स के साथ काम करता है, इंडियन एक्सप्रेस, और करियर की उन ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है जहां पर हर बड़ा पब्लिकेशन चाहता है कि वो उनके साथ काम करे। और फिर वो उस मकाम पर पहुंचने के बाद उनको लगता है कि नहीं, कुछ और भी हम कर सकते हैं, आई कैन बी समथिंग एल्स ऑल्सो। और आज वो एक सफल रियल एस्टेट डेवलपर हैं, हिंदुस्तान में ही नहीं, विदेश में भी। दुबई में आप अपने झंडे गाड़ रहे हैं, यूएई में अपने झंडे गाड़ रहे हैं। अब मैं, इतना इंट्रोडक्शन मेरे लिए बहुत है, क्योंकि नीलेश मुझे इतना ही पैसा देता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके बाद का इंट्रोडक्शन मैं ओझा साहब से खुद ही ले लूँ, क्योंकि जब आप उनको सुनना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इतना सुंदर बोलते हैं कि अपनी बातों से ही कैन मूव माउंटेन्स। तो सर,
हालांकि डॉक्टर हरवंश राय बच्चन कहते हैं कि शब्द मैं, तुम और मैं, जग शब्द से भरपूर, दूर हो तुम मुझसे आज और मैं हूं तुमसे दूर, अब हमारे बीच है शब्द की दीवार, क्षीण कितना शब्द का आधार। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि शब्दों से लोग जादू भी कर सकते हैं और आप उनमें से एक हैं, इसीलिए शायद आपने 2 किताबें भी लिख दी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। एनडीए से शुरू करके और जर्नलिस्ट, एक सक्सेसफुल ऐसा जर्नलिस्ट जिसको लोग, हर इंसान चाहता था कि भाई हमारे एक डेस्क पे ओझा साहब भी हों, से लेकर रियल एस्टेट एडवाइज़र, सफल रियल एस्टेट एडवाइज़र, ना केवल नेशनली बल्कि अब आप विदेशों में भी झंडे गाड़ रहे हैं, यूएई में हैं आप। कौन सी चीज़ें बची हैं अभी करने के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा वार्म इंट्रोडक्शन करने के लिए। आई थिंक आपने एनडीए का नाम लिया, बड़ा ही इमोशनल है मेरे लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी। सर आपके लिए इमोशनल है, मेरे लिए तो पता ही नहीं, मेरी पहली मोहब्बत है। जी जी कुछ जी। रिश्तों का नमक ही दूरी होता है जी, ना मिलना भी जरूरी होता जी। है। आप एक बात बताएं, आप नेशनल डिफेंस एकेडमी में आपके बारे में बहुत ही, ये आई थिंक बहुत पॉपुलर है और बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है। इससे पहले कि मैं अपने बारे में बात करूं, मैं चाहूंगा आप 1 मिनट लेके आप उसके बारे में जरूर करें, ताकि आई थिंक दैट विल इंस्पायर पीपल, ऑडियंस मच मोर देन माय ओन स्टोरी। अरे सर, ये आपने कौन से तार छेड़ दिए। प्लीज सर, प्लीज, आई रिक्वेस्ट। मैं फौज में जाना चाहता था, बचपन से जाना चाहता था। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं कुछ और करूँगा लाइफ में, पर कुछ चीज़ों का टेस्ट तभी होता है जब आप उनको करते हैं। एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि वो जो मोहब्बत है वो मेरी इसीलिए है कि वो कभी मुकम्मल ना हो पाए। मैंने 8 SSB दी हैं। 8 SSB? जी, पर मैं फौज में नहीं जा पाया। और आज इन हाइंडसाइट आई नो व्हाई आई कुडंट मेक इट। वन ऑफ द रीजंस कुड हैव बीन दैट आई वाज नेवर इमोशनली स्ट्रांग। जो इंसान पहले फेलियर पर, पहली बार गिरने पर शराब का सहारा ले ले, इसका मतलब है कि उसके चरित्र में कुछ कमी रही होगी। ना चरित्र में, शायद उसके इमोशनल फर्मनेस में कोई कमी रही होगी। और दूसरा ये होता है कि कई बार आपको खुद अपने बारे में पता नहीं होता है। मैं वो ड्रीम चेज कर रहा था। You were too young. Also, I was chasing a dream without realizing that my calling is probably somewhere else. And probably that was also not my calling. मैं शायद दूसरों को देख के फैसिनेट हो गया था। वो जिंदगी शायद मेरे लिए नहीं थी। वो आज मैं इस बारे में ऐसे बात कर सकता हूँ। तो 8 SSB दी सर, और हर SSB ने मुझे थोड़ा थोड़ा करके तोड़ा। 8वीं तक तो शायद मैं पूरी तरह बिखर गया था। उसने मुझे, मेरी अपनी गलतियों ने मुझे अल्कोहल की तरफ ढकेल दिया। जो बिखरा नहीं वो सवरा नहीं सर। फॉर्चुनेटली मुझे ईश्वर और ने, आप इतना सवरे कि आप अब लोगों को संवार रहे हो। पता नहीं अब ऑडियंस को ये बात पता है कि नहीं कि आप बहुत बड़े इमोशनल कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट हैं, और बहुत सारे बड़े CEOs इनके स्टूडेंट हैं। जी। और ये मेंटोर है बहुत बड़े CEOs के। तो ईश्वर का ही वही कह रहा हूं दैट ऑन द रिकॉर्ड। जी, और वही ऑस्कर वाइल्ड की इसीलिए वो बात मुझे पसंद है, क्योंकि आई वांटेड टू बी समथिंग, आई वांटेड टू लिमिट माई सेल्फ टू समथिंग, एंड नाउ आई एम अनलिमिटेड। अरे बहुत बढ़िया सर, दिस इज सो इंस्पायरिंग स्टोरी सर। थैंक यू सर। बट मुझे पता है कि आपके अंदर का जर्नलिस्ट जो है वो हमेशा जगा हुआ रहता है जी, लेकिन आज उसको आपको थोड़ा सा साइड करना पड़ेगा और हमारे सवालों का आपको जवाब देना पड़ेगा। नहीं, बट ये कॉन्वर्सेशन है, बहुत अच्छा लगा कि आपने इस नोट पे शुरू किया, बहुत मजा आया जी। लेकिन अब आपके बारे में सर, मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में गया 1998 में, 2001 तक मैं रहा। और अभी इनफैक्ट कोइंसिडेंस ऐसा है कि 25 साल पूरे हुए हैं 2001 से लेके, और नेशनल डिफेंस एकेडमी में एक रीयूनियन हुआ था जिसको सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस बोला गया था 100th कोर्स का। 100th कोर्स एनडीए के लिए भी एक स्पेशल कोर्स है, हर 6 महीने पे एक रीयूनियन होता है, जैसे फिर से 6 महीने बाद रीयूनियन होगा, बट एक 100th कोर्स सेंचुरियंस का एक बहुत स्पेशल स्थान है एनडीए के लिए भी। तो अभी बस वो हुआ था, आप समझिए कि कई सौ हमारे ऑफिसर्स, डेकोरेटेड ऑफिसर्स, उनके साथ मैं गया, मिला, उनकी फैमिलीज आई थी, बच्चे आए थे। तो जिन लोगों के साथ कोट अनकोट टूथब्रश से लेके अंडरवियर तक शेयर किया, जिनके साथ हम 17-18 साल के बच्चे सब कुछ शेयर करते थे, वो आज इतने वर्दियों में और
हम हार्ट ऑफ रिमेम्बरेंस के, देखिए मैं बोल रहा हूँ तो मुझे मेरे रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं। तो इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी। आपने जैसे बताया मेरे कुछ अचीवमेंट्स को आपने गिनाया, मैं सच बोलूं तो मुझे लगता है कि ये बूथ बराबर भी नहीं है जो ये लोग सर्विस कर रहे हैं, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो मैंने कुछ भी अचीव नहीं किया। ये सारे मेरे बैचमेट्स मेरे लिए इंस्पिरेशन है ऑन अ डेली बेसिस कि मैं इनको देखूं और इन जैसा कुछ अचीव कर पाऊं। तो बहुत अच्छा रहा सर। उसके बाद फिर मैं जर्नलिज्म में रहा सर, और जो डिसिप्लिन एनडीए ने दिया था उसने हेल्प किया, वहाँ पे भी एथिक्स को हमेशा ऊपर रखा। और गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड, नौकरियाँ मिलती रहीं, अपने आप चीज़ें आती रहीं। जिस इंटरव्यू के लिए गया तो वो इंटरव्यू में लोगों ने वहीं पे ऑफर लेटर दे दिया कि भाई बैठो 2 घंटे हम छपवा के दे रहे हैं, जाना मत, कहीं हो तो नहीं दे रहे हो। तो मैं नहीं कहूँगा सब कुछ मेरी काबिलियत थी, शायद समय सही चलता है तो चीज़ें सही चलती हैं, ऐसा था। और वहाँ रहा, प्रमोशंस, डबल प्रमोशंस भी मिले कभी कभी सर, तो वो किया। उसके बाद मैंने एक PR फर्म स्टार्ट की सर, वो रन की। फिर उसके साथ एक प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया। फिर सर एक किताब लिखी। फिर मैं दुबई चला गया, क्योंकि इन सब के दौरान रियल एस्टेट मेरा एक बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही थी। मैं रियल एस्टेट की रिपोर्टिंग भी की थी सर। और रियल एस्टेट ने मुझे वो एक, कहते हैं कि बेस दिया जो शायद मैं ढूंढ रहा था बहुत सालों से। जो सेटिस्फैक्शन मुझे रियल एस्टेट में मिला वो आई थिंक किसी और चीज़ में अभी तक मुझे नहीं मिला था। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैंने जब इंट्रोड्यूस किया आपको तो गलती से मैंने रियल एस्टेट डेवलपर कह दिया। आप एक बहुत ही सक्सेसफुल रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं जी, बट क्या वो नेक्स्ट स्टेप है फ्रॉम कंसल्टेंट टू बीइंग द डेवलपर? अभी तक तो 2 साल तक तो नहीं मन है, लेकिन मुझे लगता है कि दुबई एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। और मेरा मन है कि 2030 के आसपास मैं इसको प्लान जरूर करूंगा। और लोग पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं इन्वॉल्व होने के लिए, पर मैं तब तक स्टेप नहीं लूंगा सर जब आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट आई कैन मेक अ मीनिंगफुल डिफरेंस। तो जब वो हो जाएगा सर तो देन of course that could be a natural step sir. सरस्वती, that will be a natural step. मतलब it's only about time. मतलब वो जो गलती थी वो एक्चुअली अभी के लिए गलती है। It's a slip of tongue for now. It might actually become a reality. सरस्वती बैठी थी सर, आपने फ्यूचर आपने प्रेडिक्ट कर दिया बस। 2 किताबें, एक पब्लिश हो गई, एक पब्लिश हो गई 2019 में सर, और दूसरी अगले महीने पब्लिश होने वाली है, बस रिलीज होने वाली है। जी सर, रिलीज होने वाली है। तो जो हो गई उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत, रियल कॉन्वर्सेशंस इन द डिजिटल एज। जी सर। और जो आने वाली है जी, विच इज द ओनली डिफरेंस। जी सर, दोनों के बारे में अगर कुछ बता सर। रियल कॉन्वर्सेशंस इन डिजिटल एज क्या हुआ सर, जब मैं PR फर्म रन कर रहा था तो मैं उस वक्त बैंगलोर ट्रैवल करता था। बैंगलोर में हमारा एक ऑफिस हुआ करता था। तो जब मैं जाता था तो बैंगलोर में स्टार्टअप्स बहुत होते हैं, जो कैफेज में जाके कई बार स्टार्टअप फाउंडर काम करते हैं, या वहाँ पे डेटिंग कल्चर भी है, चूंकि बैंगलोर में काफ़ी लोग अपने नेटिव स्टेट्स को छोड़ के आके काम करते हैं। तो मेन विमेन दे कम मीट इन कैफेज, और चूंकि इंटेलेक्चुअल भी होते हैं तो कैफेज में मिलते हैं, बातें करते हैं, आइडिया एक्सचेंज करते हैं। तो मैंने देखा कि ऑलमोस्ट 80% लोग अपने फोन्स पे थे और बात भी कर रहे थे तो फोन स्क्रॉल करते करते बात कर रहे थे, और या बात कर रहे थे तो फोन देख रहे थे। तो मुझे एक भी कपल नहीं दिखाया, और कपल से मेरा मतलब सिर्फ हस्बैंड, मतलब मैन विमेन नहीं है, मेरा मतलब ये है कि जो टीम्स के साथ भी लोग बैठे थे वो टीम भी डिस्ट्रैक्टेड थी बिकॉज ऑफ लैपटॉप्स एंड फोन्स। सो देन आई स्टार्टेड स्टडीइंग अबाउट इट। मैंने पॉजिटिव साइकोलॉजी की कम से कम 20-25 किताबें पढ़ी, मार्टिन सेलिगमैन की पूरी पॉजिटिव साइकोलॉजी की थ्योरी पढ़ी, फिर लोगों को इंटरव्यू करना शुरू किया। 350 लोगों को वर्ल्ड ओवर इंटरव्यू किया सर। ये प्रोसेस चलता रहा। तब मुझे ये नहीं पता था कि मैं बुक लिखूंगा। ये शायद एक क्यूरियोसिटी थी, क्यों थी ये भी मुझे नहीं पता, बस थी। और फिर मैंने ऑब्जर्व करता रहा और 2 साल लग गए सर। वो करते करते रिसर्च इतनी बड़ी बन गई कि ये हुआ कि इस पे बुक लिखी जाए। तो सर बुक लिख दी उस पर, और यही कहा है सर कि अगर आप सिर्फ जैसे हमारी और आपकी बातचीत में सिर्फ एक यहाँ फोन रख दिया जाए, येल यूनिवर्सिटी का रिसर्च है कि दैट इटसेल्फ कैन डिसरप्ट आवर कम्युनिकेशन। मेंटली आप जो है ना, यू आर नॉट देयर, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक ये कम्युनिकेशन ट्रेनिंग में शायद आप इसको यूज भी करते होंगे, आई एम श्योर, जहां पे कि एक्टिव लिसनिंग, आप देखिए में बहुत गिरावट आ रही है। लोग सुनते हैं, एक्टिवली नहीं सुनते हैं। They hear, they do not listen. Yes. तो वो उसमें किताब में बहुत जोर दिया गया है कि उससे रिलेशनशिप्स, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, सब कुछ कैसे डिसरप्ट होता है। आपकी लॉयल्टी ही नहीं डेवलप होगी
अगर आप उसको मतलब वो आपका एम्प्लॉय आपको नहीं सुन रहा है और आप उसकी नहीं सुन रहे हैं। तो मैंने कहीं ना कहीं ये लीडरशिप को भी एक तरह से इंडिकेट करने की कोशिश की थी। एज अ लीडर यू शुड लर्न टू आस्क राइट काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड यू शुड हैव द एबिलिटी एंड प्रैक्टिस इफ यू डोंट हैव द एबिलिटी टू लिसन एक्टिवली। तो सर यही था। उसके बाद फिर मैं थोड़ा स्पीकर बन गया। आई गॉट इनटू स्पीकिंग फुल टाइम। 1 साल IITs IIMs में कुछ अपॉर्चुनिटी मिली। अगेन एज आई सेड इट्स ऑल गॉड्स ग्रेस। काबिलियत तो सभी में होती है, बस ये भगवान कभी कभी किसी पे आशीर्वाद दे देते हैं तो चीज़ें हो जाती हैं। आपने बताया कि काफ़ी लोगों को इंटरव्यू किया आपने किताब के सिलसिले में, पर इंटरव्यू आपने वैसे भी किया है लोगों को एज अ जर्नलिस्ट। जी सर। तो वो जो प्रोसेस रहा इंटरव्यू करने का लोगों को एज जी। अ जर्नलिस्ट ऑल्सो एंड फॉर द पर्पस ऑफ द बुक, what is it that you realize that these leaders have which differentiates them, उनको अलग बनाता है बाकी लोगों से? वो लोग जो उस तरह से नहीं सोचते, क्या सोच का फर्क है, विजन का फर्क है, या वो गिफ्टेड होते हैं? नहीं सर, किस्मत को जो है वो आप जब बहुत सक्सेसफुल नहीं होते हैं तब तक आप किस्मत को ज्यादा महत्व देते हैं। हाँ, किस्मत का महत्व खैर होता ही है, लेकिन जो एब्सोल्यूट सक्सेस है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो एक्टर है, चाहे वो ऑथर है, जर्नलिस्ट है, वो सर हार्ड वर्क से आती है, स्मार्ट वर्क से आती है। और एक बहुत बड़ी वजह होती है सर, हु इज योर एडवाइजर। मैं इसलिए ये बात नहीं कह रहा हूं कि जो मेरी अगली बुक है दी ओनली डिफरेंस वो एडवाइजर के ऊपर ही फोकस है। द ओनली डिफरेंस का मतलब ही यही है कि द ओनली डिफरेंस इन योर लाइफ इज हु इज योर एडवाइजर। और कभी कभी जैसे आपने अपना किस्सा बताया था, वो एडवाइजर आप खुद भी हो सकते हैं, बट वो बहुत रेयर होता है। इंसिडेंट सर्कमस्टेंसेस वो भी हो सकते हैं, क्योंकि आप बहुत डीप तक ट्रबल थे, उतने डेप्थ में इमोशंस के, उतने ट्रबल में, नियर डेथ एक्सपीरियंस था आपका। तो जिनको वो हो जाता है उनके तो अंदर ही आत्मा से आवाज आ जाती है। जो उनका नहीं होता है उनको कोई चाहिए होता है, या कोई ना कोई एंकर, कोई ना कोई आपको मेंटोर चाहिए होता है जो आपके कान में सही सलाह देता है। उससे चीजें ट्रैक चेंज होता है। गलत सलाह पे गलत ट्रैक भी चेंज होता है लोगों का। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन सर, आई थिंक एक ह्यूमिलिटी मैंने देखा है सक्सेसफुल लोगों में। ह्यूमिलिटी बहुत होती है, हम्बल होते हैं, दे आर एक्टिव लिसनर्स, दे आर वेरी वेरी हार्ड वर्किंग पीपल। और कोई एक ट्रेट तो कहना मुश्किल है, क्योंकि हर सक्सेसफुल आदमी के अंदर एक अलग तरह की वो होती है, ट्रेट्स होती है। मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि मनी और सक्सेस को बहुत लोग कंबाइन करते हैं जब देखते हैं, क्योंकि ह्यूमन माइंड जो हर चीज को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता है ना। तो मान लीजिए कोई पत्रकार है, उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन वो इंटेलेक्चुअली वेल्दी है, तो आप उसको वेल्दी मानेंगे या सक्सेसफुल मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो ये काफी लोग क्या करते हैं, मनी और सक्सेस को एक बराबर तौलते हैं। ऐसा नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात है सर कि मनी को भी, जो सक्सेसफुल लोग जो वेल्दी हैं, वो मनी को बहुत अलग लेंस से देखते हैं, और पैसे को बहुत अलग से, पैसे से पैसा बनाते हैं, और शॉर्ट टर्म नहीं सोचते हैं। अगर कोई इस पॉडकास्ट को सुन रहा है, वेल्थ क्रिएशन में इंटरेस्टेड है, तो आप ये समझिए कि आप बहुत जल्दी कुछ पैसे बना के रिच हो सकते हैं। आपको वेल्दी होना है, वेल्थ को प्रिजर्व करना है, देन यू नीड टू थिंक लॉन्ग टर्म। रियल एस्टेट में बहुत लोग आते हैं हमारे पास, कहते हैं सर फ्लिप कर देंगे। फ्लिप, दुबई में एक टर्म चलता है फ्लिपिंग, ये खरीदिए और साल भर में बेच दीजिए। आप पॉडकास्ट में भी आप इनवाइट अगर करेंगे ज़्यादातर एडवाइजर्स को, ब्रोकर्स को, वो यही बोलेंगे फ्लिप करा देंगे, फ्लिप में पैसा बनता है। फ्लिप में पैसा डूबता भी है, क्रिप्टो भी है, स्टॉक मार्केट भी है, हर चीज़ में। और दूसरा ऐसा जो सक्सेस है, सक्सेस आप जब होती है तो आप सक्सेस आती है, जाती है, फिर आती है, फिर जाती है, अलग अलग सेक्टर्स में भी होती है, सेम सेक्टर्स में होती है। आपको हम्बल रहना है, आपको दूसरों को सुनना है, दूसरों को ग्रो करना है। आई थिंक ह्यूमिलिटी, अगर एक कीवर्ड अगर मैं बोलूँ तो वो दैट विल बी ह्यूमिलिटी। जर्नलिज्म पे ही अगर रहें, मान लीजिए जी सर, अभी उस फेज में जहाँ पर आप एक पत्रकार थे और बहुत ही सफल पत्रकार थे। सफल सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अपने काम को बहुत ही शिद्दत से करते हैं। जी सर, मैं भी यही मानता हूँ कि सफलता की मीट्रिक पैसा नहीं है। बिल्कुल सर। सफलता की मीट्रिक वो सीढ़ी नहीं है जो लोग दिखाते हैं। जी, सफलता की मीट्रिक भी कहीं अंदर ही है। जी सर। उस दौरान इतने इंटरव्यूज, एक्टिव जर्नलिज्म में कई सारे रिस्क भी होते हैं, किस्से बहुत बनते हैं। तो ऐसे कुछ किस्से जो आपके जर्नलिज्म के दौर में जो आप कुछ शेयर करना चाहें?
मरवाएंगे सर आप मुझे। सर आपको मरवाने से ज्यादा सर हमको व्यूज लाने, हमारे मालिक बैठे हैं सामने, तो व्यूज तो ऐसे ही आएंगे सर। कोई बात नहीं सर, एनडीए ने सर अड्डा निकाल दिया है, हम खुल के बताएंगे। हाँ सर ऐसा ऐसे 2 किस्से बताता हूँ, बड़े मजेदार, नाम लेके बताता हूँ। हाँ, अरे वाह। सो 2009 और 2014 के बीच में, 2009 टू 2014-15 के बीच में दिल्ली एनसीआर जो रीजन है उसमें बहुत सारे अचानक डेवलपर्स आ गए। मैं करता था रियल एस्टेट कवर, और मेरी आदत शुरू से रिसर्च करने की बहुत रही है। आई गो डीप एंड आई ऑब्जर्व। अगर कोई डेवलपर भी है, उसको मैं देख रहा हूँ कि वो उसके शिफ्टी आईज हैं, क्वेश्चंस नहीं ले रहा है, वो जर्नलिस्ट को गिफ्ट देने की कोशिश कर रहा है बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा पैली हो रहा है ज़्यादा देन की गिविंग क्वेश्चंस, तो उसमें मुझे डाउट होता था, शक होता था, तो मैं उस हिसाब से उसको क्वेश्चन करता था। अब एक दिन अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, एक कंपनी होती थी आम्रपाली डेवलपर्स, पता नहीं आप जानते हैं कि जी नहीं? जी, वो साहब इस समय अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कह लीजिए जेल में हैं, और उनके ब्रांड एम्बेसडर बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर MS धोनी थे। जी जी जी। और MS धोनी साहब का पैसा भी नहीं मिला बाय द वे। अच्छा जी, एक मुकदमा उन्होंने किया है पैसे रिकवर करने के लिए, ब्रांड एम्बेसडर थे। तो हजारों घर जो सर पेंडिंग हो गए। ये एक थे, सुपरटेक एक कंपनी थी सर, तीसरी कंपनी थी जेपी, ऐसी बहुत सारी और कंपनीज रही जिन्होंने हजारों घर बेचे और डिलीवर नहीं हुए। तो मैं अपने रिश्तेदारों को और कई और फ्रेंड्स को बोलता था कि भाई आप लोग जो है मत खरीदिए XYZ डेवलपर्स को, कोई पॉलिटिकली अलाइंड है या कुछ और दिक्कत है। नहीं सुनते थे वो, कुछ ने सुना, ज्यादातर लोगों ने नहीं सुना। इसमें बहुत सारे पत्रकार भी थे जिन्होंने पैसे लगाए। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई फेवर लिया, ईमानदारी के पैसे लगाए, लेकिन दे गॉट इन्फ्लुएंस। और उसमें से मैं आपको बताता हूँ कई 100 पत्रकारों के घर जेपी वगैरह इन सब में फंसे हुए हैं। तो मैं इन साहब को एक बार इंटरव्यू करने गया, किस्से की बात पे आते हैं, इनको इंटरव्यू करने गया। अब इनकी कंप्लेंट्स बहुत सारी थी, तो एज यूजुअल जब मैं एंटर कर रहा था तो मेरे लिए शानदार सी गिफ्ट तैयार करके रखा गया। हमने कहा भाई गिफ्ट किस बात का, ये तो हम मतलब हमारा नौकरी है सर, इंडियन एक्सप्रेस पैसे दे रहा है। हमने कहा गिफ्ट छोड़िए, पानी का एक गिलास दे सकते हैं तो दे दीजिए। हम जब बैठे साहब के साथ, चेयरमैन साहब के साथ, तो उन्होंने, मैंने सवाल पूछा कि भाई देयर आर लॉट ऑफ कंप्लेंट्स अगेंस्ट यू द कंपनी, तो उन्होंने कह दिया कि, और वो बोलते ही रहे इस बात पे कि भाई देयर आर सम पीपल हु हैव नथिंग बट टू कंप्लेन, और फिर बोलते ही रहे उस बारे में। मैंने कई बार बोला भी कि भाई तो क्लाइंट्स हैं आपके, कस्टमर्स हैं, बट वो बोलते रहे, वही मैंने हेडलाइन छाप दी थी। तो उस पे थोड़ा सा वो कंपनी नाराज हुई थी। दूसरा सर एक इंसिडेंट है, उस नाराजगी में उन्होंने कुछ करना की कोशिश करी? हाउ डज इट मैटर? जब आप पत्रकार हैं, आपको काम करना है सर, किसी भी चीज में, रियल एस्टेट में ही है। अगर मान लीजिए आप हैं, मेरा पॉडकास्ट खत्म किया, आपने बोला दुकान तैयार कुछ मुझे घर दिलाओ, और मैंने आपको बोला कि सर इस डेवलपर का ये प्रोजेक्ट नहीं अच्छा लग रहा है मुझे, तो क्या वो मैं इस बात से डरूंगा कि वो डेवलपर कुछ कह सकता है? वेल नॉट। और मुझे पब्लिकली भी आप पूछेंगे किसी प्रोजेक्ट के बारे में कि ये प्रोजेक्ट अच्छा है कि नहीं अच्छा है, मैं बोलूंगा कि मेरे हिसाब से नहीं अच्छा है। उसमें क्या डरना? डरेंगे तो मैं वही बोला, जो डरता है वो अच्छा एडवाइजर नहीं हो सकता सर। डर निकलना जरूरी, क्योंकि डरते आप किस चीज से, या तो इंसेंटिव का होता है कि मेरा इंसेंटिव ज्यादा मिल रहा है, मुझे कमीशन ज्यादा मिल रहा है, कोई ना कोई लालच या डर होता है, तो फिर आप एडवाइज नहीं कर सकते। तो इसीलिए इट्स डिफिकल्ट टू बी एन एडवाइजर। तो सर दूसरा इंसिडेंट सर ये है कि हम लोग सिंगापुर गए थे, हम लोग सिंगापुर में थे और इनवाइट किया गया था बहुत फ्यू जर्नलिस्ट फ्रॉम इंडिया। तो वहाँ पे कमलनाथ साहब आए, कांग्रेस के गवर्नमेंट थी तब, और एक्स सीएम ऑफ एमपी। हाँ, तो ये अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे सेंटर में। अब भाई ये उस समय मीडिया के चेयर्स पे तो लिखा नहीं था, तो इनको पता भी नहीं रहा होगा मीडिया, तो खुल के अपना बोल रहे थे ये। अब उसमें 3-4 जर्नलिस्ट थे, उसमें एक मैं बैठा हुआ था, और मेरी आदत थी कागज पेन लेके बैठने की। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि द ब्यूरोक्रेसी in my department is not aware of land economics, not trained in land economics, but I'm forgetting the exact word, but ऐसा ही उन्होंने बोला कि इनको लैंड इकोनॉमिक्स की समझ नहीं है। मैंने कहा बताइए साहब, ये अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर कह रहा है कि तुम्हारे जॉइंट सेक्रेटरीज को लैंड इकोनॉमिक्स की समझ नहीं है, तो कैसे वो एक्वायर करेंगे, कैसे बनाएंगे? ओके, और फिर उन्होंने ये भी एलैबोरेट भी किया कि इसी वजह से अर्बन डेवलपमेंट में हिंदुस्तान में दिक्कत है। गोल्ड माइन दे दिया हाथ में, मैंने छाप दिया, वहीं से सिंगापुर से फाइल किया, तुरंत 2 घंटे में स्टोरी छप गई। तो उनको भी पता चला, तो ही ऑल्सो
बात हुई थी उनसे भी थोड़ी सी, बट एनीवेज तो ऐसे ही किस्से हैं सर बहुत सारे। कभी इन किस्सों पर किताब लिखने का मन हुआ? बहुत मन करता है, बहुत मन करता है। बट हाँ ये है कि कभी कभी ये भी होता है कि बहुत से लोग एक्टिव जीवन से रिटायर हो गए हैं, तो नेम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर आजकल थोड़ा सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग वगैरह बहुत होती है, तो वन हैज टू बी केयरफुल। ट्रोलिंग मुझे तो डर नहीं है, बट जिसके बारे में लिख दें तो वो एक एथिकल डिलेमा जिसको बोला जाता है, क्योंकि दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, तो दोनों पार्टीज हैं, आप तो चलिए कंफर्टेबल हैं, यू हैव टू आल्सो सी वेदर द अदर। ये तो पहली किताब हो गई। अभी दूसरी किताब ओनली डिफरेंस, जिसमें आप बहुत ज्यादा बात करते हैं रियल एस्टेट पर्सपेक्टिव से। आप बात कर रहे हैं कि एडवाइजर नहीं, मैंने एडवाइजर के पर्सपेक्टिव से किया है सर। रियल एस्टेट एंड में एक दो चैप्टर्स हैं। तो जीवन में एडवाइजर का महत्व आपके हिसाब से क्या है? सर मेरे ख्याल से आपके जीवन में एडवाइजर का ही सबसे ज्यादा महत्व है। गूगल मैप की तरह काम करता है एडवाइजर, या आप उसको किसी और तरीके से? आपने गूगल मैप का चलिए एग्जांपल दिया, आपको बहुत मजेदार किस्सा बताता हूँ। तो गूगल मैप जब आप लगाते हैं, जब डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, तो गूगल मैप आपको क्या बोलता है? यू आर राइट। उसका मतलब क्या होता है असली जिंदगी में? यू आर राइट, है ना? तो इसीलिए यही एडवाइजर का फर्क है। तो अगर गूगल मैप जैसे एडवाइजर्स आपके हैं, तो वो कहेंगे यू हैव अराइव्ड, जबकि आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे। पहुंचना आपको जिंदगी में एक जगह से दूसरी जगह और हमेशा पहुंचते रहना है, हमेशा पहुंचते रहना है सर। तो ये आपका एडवाइजर का बहुत महत्व होना। अच्छा एक चीज और भी है, एक एडवाइजर नहीं होता है। Of course. आज आप देखिए तो लोग कहते हैं, मेरी बुक जब पब्लिश हो रही थी तो उसमें कई लोगों ने कहा कि ये जो पढ़े मैन्युस्क्रिप्ट को कि यार इसमें कहाँ से कौन सा एडवाइजर ढूंढे, ये बात तो कहीं है नहीं। हमने कहा एक एडवाइजर होते नहीं है। आपका बैंक है, उसमें अलग एडवाइजर्स हैं 2-3। आपका सीए है, तो सीए खुद एडवाइजर, उसकी टीम भी एडवाइजर है आपकी, बिल्कुल, है ना? तो लॉयर है, तो ऐसा नहीं कि मैं कोई ऐसा फैंसी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं जो आपकी जिंदगी में एडवाइजर्स हैं, वो हर एडवाइजर केयरफुली चोजन होना चाहिए, क्योंकि इन सारे ताने बाने में एक भी एडवाइजर गलत हुआ, एक कार की तरह है सर। आप टायर में लगा हुआ, उसमें आपने 2 पुर्जे निकाल दिए, तो एक्सीडेंट होना तय है ना? तो ये इसीलिए यू हैव टू बी केयरफुल हु आर योर सेट ऑफ एडवाइजर्स। और जैसे रियल एस्टेट है, तो रियल एस्टेट में भी आप केयरफुल रहिए, है ना? हु इज योर एडवाइजर? क्योंकि आपकी जो रियल एस्टेट, जैसे फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट की मैं बात करूं, तो रियल एस्टेट एक ऐसी चीज है सर जिसमें कि जिंदगी में आपका बहुत मोटा पैसा जाता है ना? अनलेस पीपल हु आर वेरी रिच, एक आम आदमी का बहुत बड़ा जिंदगी का सेविंग चली जाती है रियल एस्टेट। अगर आपने किसी ने उसमें गलत एडवाइस कर दिया, तो सोचिए वो पैसा आपका हमेशा के लिए फंस गया और आपको लॉसेस में सेल करना है। मैं रोज ऐसे केसेस मेरे पास आते हैं इंडिया से। अब इंडिया अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं इसी देश से आता हूँ, बट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम एडवाइजर्स को डिसरिस्पेक्ट करने की इंडियंस में ही है। हम उस कल्चर से आते हैं जहाँ पे कि आप राम जी के एडवाइजर हनुमान जी थे, रावण के पास एडवाइजर था नहीं, तो रावण का डाउनफॉल हुआ। आप महाभारत देख लीजिए, महाभारत में अर्जुन को आपने श्री कृष्ण ने गाइड किया। गीता पूरा क्या है, पूरी एडवाइस ही तो है। दुर्योधन के पास भी वो अपॉर्चुनिटी थी, उसने वो चीज गंवा दी, तो उसको डाउनफॉल हुआ। ऐसे आपको अक्रॉस रिलीजन्स, अक्रॉस कल्चर्स आपको ये चीज मिलेगी। बट इंडिया में अगर मैं देखूं तो मैं कहता हूं, मुझे लगता है कि जो रिस्पेक्ट है एक एडवाइस की, वो मुझे लगता है कि ओवर टाइम गिरावट आई है। मे भी शायद सोशल मीडिया ने उसमें रोल प्ले किया हो। जस्ट टू ऐड टू दिस, मुझे लगता है एडवाइजर्स को ऐसा नहीं कि किसी को आपने टैग कर दिया कि ये एडवाइजर है। एडवाइस कहीं से भी, अच्छी एडवाइस कभी कभी अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर्स से भी आती है। जी, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा अगर 1 मिनट बता दूं जी। सोनल कौशल हैं, बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर हो गई हैं और वॉइस आर्टिस्ट, बहुत ही कमाल की जी, बिल्कुल बहुत पॉपुलर है वो। जी, मुझसे बहुत छोटी हैं उम्र में। आज से 8 साल पहले उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया और ऐसी बातचीक हो रही थी इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि सर कैसा लगता है कि जब आपको लोग कहते हैं वो आवाज़ निकालो। मैंने कहा कभी कभी ना थोड़ा सा एक खींच भी आती है कि भाई कहाँ। मैं राष्ट्रपति भवन गया एक बार, अशोक हॉल में खड़ा था, किसी ने पीछे से एक बार बोल के बताइए जरा, तो मुझे गुस्सा आया। तो उन्होंने एक बात कही जो उस समय से आज तक मैंने एकदम गांठ बांध के रखी हुई है। उन्होंने कहा सर मैं थोड़ा सा आई सी दिस डिफरेंटली। मुझे लगता है कि ऊपर वाले की एक कृपा है मेरे ऊपर कि आई कैन ब्रिंग स्माइल टू समवन्स फेसेस। सर वो उन्होंने मुझे एडवाइस नहीं दी थी, उन्होंने एक पर्सपेक्टिव दिया। बट आज भी मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि वो चीज़ मैं हमेशा याद रखता हूं। कितनी भी खींच हो, कितना भी थकान हो, अगर कोई मुझसे कहता है एक बार बोल के बता दो, तो मैं बोल के बता देता हूं जी, क्योंकि ये ऊपर वाले की नेमत है जी।
कि उसने मुझे ऐसे मकाम पर लाके खड़ा किया कि मेरे 2 शब्द किसी के चेहरे पर एक बिल्कुल स्माइल सही आए. बात है. तो अगेन दिस एडवाइस एंड these suggestions, perspectives can come from any corner. You have to be open, Yes. receptive. Yes, it's all about perspective, sir. What It's is a all about perspective? life, yeah. It's the lens. Yeah. You need somebody to help you change that lens. The way you are looking at things, the things will not change, the world will not change. It's You're- how you look at them. True. अब एडवाइस की बात चल रही है, तो स्पेसिफिक अगर रियल एस्टेट की बात करें जी, तो कैसे ऐसा हो सकता है कि एडवाइस खराब हो गई, वो पैसा डूब जाए? ऐसा हो सकता है क्या? अगर ऐसा होता है तो कैसे इससे बचा जा सकता है? सर देखिए, ये तो किसी भी एसेट क्लास में बैड एक्टर्स जिनको अंग्रेजी में बोला जाता है आ जाते हैं. अच्छे बुरे हर तरह के लोग हर उसमें होते हैं. तो आज की डेट में सोशल मीडिया अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पे मैं आपको दुबई का बताता हूँ क्योंकि दुबई ही मेरा कर्म क्षेत्र है. तो दुबई में अगर आप देखें तो आपको फैंसी कार्स यॉट्स पे करते हुए आपको तमाम ब्रोकर्स और एडवाइजर्स दिखते हैं. सर एक कोई शो भी आजकल चल रहा है जिसमें बड़ा दिखाया गया दुबई की ये वाली लाइफ. जी जी, देसी ब्लिंग. हाँ जी जी, तो आपका फेवरेट शो है काफी, मुझे सुनना. तो ये वो जो लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं वहाँ जी. की, वो सच है या इन्फ्लेटेड लाइफस्टाइल है या वो गलत चीज प्रोजेक्ट कर रहे हैं? सर दुबई को ना बहुत गलत तरीके से वेस्टर्न मीडिया दिखाती है, और चूंकि वेस्टर्न मीडिया दिखाती है तो इंडिया भी वेस्टर्न मीडिया से इन्फ्लुएंस हो जाता है. दुबई में दुबई यूएई जीसीसी में एक अरबिक कल्चर है, वो एक ट्रेडिशनल कल्चर है सर. और वो लोग आप वहाँ जाके जब रहना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे वो कितने अपने फैमिलीज की रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी वाइफ्स की रिस्पेक्ट करते हैं. और इवन जो हमारे जो रेजिडेंट्स जब हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को कोई कष्ट नहीं, हमें ऐसा नहीं है कि हमें कोई ऐसी प्रिविलेज है जो हमें ना मिलती हो जो एक एमिराती को मिलती हो. ओके, है ना, ठीक है, फाइनेंशियली छोड़ दीजिए जो उनके फैमिलीज को मिलता हो, बट अदरवाइज ऐसा नहीं है कि वो कोई रोड्स उनके लिए स्पेसिफिक हैं या कोई सेफ्टी उनके लिए ज्यादा है, हमारे लिए कम है, या हम जाके कंप्लेन करेंगे तो हमारी कंप्लेन नहीं सुनी जाएगी. तो ये सब देखते हुए अगर आप देखेंगे ओवरऑल तो फिर मुझे लगता है कि दुबई को मिस रिप्रेजेंट बहुत जगहों पे किया जाता है. अब यॉट्स हैं वहाँ अच्छी, और देशों में अगर उस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना है, उसको नेगेटिवली पोर्ट्रे करना ठीक नहीं है. अब ब्रोकर्स के कम्युनिटी में भी कई बार क्या होता है, वो उस लाइफस्टाइल को दिखा के इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि भाई दिस इज व्हाट वी ऑफर. अब हर जगह आपको यॉट्स तो मिलनी नहीं है, हर प्रॉपर्टी में ना आपको वो चीज़ें मिलनी. और कई बार लोग क्या करते हैं, कमिंग बैक टू रियल कॉन्वर्सेशन वाली बात ही, लोग व्हाट्सएप पे बहुत चैट करते हैं सर. अच्छा, हाँ. किसी का वीडियो दिखाई पड़ा, क्लिप दिखाई पड़ा तो उसको व्हाट्सएप कर दिया और व्हाट्सएप पे ही चैट करने लग गए. वो ये भूल जाते हैं, और यहाँ पे एडवाइजर वाली बात आ जाती है कि भाई आप उससे बात ही नहीं कर रहे, सारा कॉन्वर्सेशन तो आपका व्हाट्सएप पे हो रहा है. व्हाट्सएप पे क्यों कॉन्वर्सेशन कर रहे हो? आप फोन कॉल नहीं करते. मैंने खुद ट्राई करता हूँ कई बार कि भाई हम फोन पे बात कर लें, और फोन पे लोग नहीं बात करना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, व्हाट्सएप पे ही देखेंगे, उसमें कोई बुराई नहीं है. बट अंटिल यू स्पीक टू पीपल, आपका जब टोन सुनता है, आपसे जब बात करता है इंसान, तो व्हाट्सएप इज वेरी लीनियर और कॉन्वर्सेशन. जब आप बात करते हैं, आपकी जो टोन है या आप मिलते हैं, बॉडी लैंग्वेज, उससे फर्क पड़ता है. तो थोड़ा इमेज का चक्कर है. और कमिंग लास्ट पार्ट ऑफ योर दिस थिंग कि भाई एडवाइस का क्या फर्क पड़ता है. ऐसा देखिए, एडवाइस का ऐसा है कि जब कोई इंसेंटिव्स को देखेगा या कोई अपने फायदे को देखेगा या कमिटेड नहीं होगा, लॉयल नहीं होगा क्लाइंट्स के लिए, तो वो पुअर एडवाइस देगा. तो ऐसा होता है, दुबई में भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है. एंड वन हैज टू बी केयरफुल अबाउट कि हु इज देयर एडवाइजर. आपने मैसेजिंग की बात करी, ये मैं अपनी ट्रेनिंग में भी लोगों को बताता हूँ कि अवॉइड मैसेजेस बिकॉज मैसेजेस आर टोन डेफ. यस, एक शब्द अलग अलग टोन में कह के उसके मायने बदल सकते हैं. एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अरे इज अरे. सो आप कौन से टोन में कह रहे हो, जब आप कहोगे तब सामने वाले को पता चलेगा. दैट्स व्हाई अर्थ का अनर्थ हो जाता है. और दूसरा, व्हाट्सएप मैसेजिंग आल्सो इज किलिंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स सो मच. बट एनीवे, कमिंग बैक, अब मैं कोट करूंगा. आपने अपनी किताब में लिखा है कि हर इन्वेस्टमेंट के 2 चेहरे होते हैं. एक तो फैंसी ब्रोशर्स और लग्जरी वीडियोस जो आपको दिखाया जाता है, और असलियत जो प्रॉपर्टी बनने के बाद आपके सामने आती है. थोड़ा फिल्मी सा साउंड कर रहा है, और ये ऐसा लग रहा है जैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है. तो क्या ये दुबई में भी होता है? इसको अगर थोड़ा आप एलैबोरेट कर पाएं, एंड प्लीज फील फ्री टू बी एज फिल्मी एज यू वांट टू. सर देखिए, जहां पे भी आप पैसा इन्वॉल्व है जी, वहां पे ईमानदारी और बेईमानी हमेशा हुई है और होती रहेगी. ठीक है.
और उसी तरह से दुबई भी उससे कोई अछूता नहीं है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे यूके हो, हर जगह क्वालिटी ऑफ डेवलपर्स अलग अलग होते हैं। और एक चीज़ और बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप जितना पैसा पे कर रहे हैं सामान आपको उस हिसाब से मिलेगा। देयर आर नो फ्री लंचेस। अगेन यहाँ पे इंडियंस के साथ बहुत दिक्कतें होती हैं, क्योंकि वो ये नहीं समझते कि, और मैं सबको नहीं पेंट कर, आई एम नॉट पेंटिंग एवरीवन ऑन द सेम ब्रश, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा जो क्लाइंट का सोर्स है वो इंडियंस है। लेकिन मैं ये भी पॉइंट, क्योंकि मैं इसी देश से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे पास ये प्रिविलेज है कि मैं क्रिटिसाइज भी कर सकता हूँ फ्रॉम बीइंग फ्रॉम द सेम फैमिली। तो ये है कि कई बार वो वही जो 2 करोड़ की चीज़ है, उसमें जो 2 करोड़ की ही चीज़ आपको मिलेगी। अगर आप उसमें 3 करोड़ या 4 करोड़ की चीज़ एक्सपेक्ट करेंगे तो कोई ना कोई उसको सेंस कर लेगा आपकी डेस्परेशन को, और वो गलत चीज़ देगा। तो आपने जो मेंशन किया उसको बोलते हैं टॉप शीट और बेस। तो टॉप शीट वो होता है जो ब्रोशर्स आप देखते हैं, वो प्रॉपर्टी तो बनी नहीं है, आप क्या देख रहे हैं, आप एक मॉडल देख रहे हैं, है ना, जो मॉडल बना है प्रोजेक्ट का वो देख रहे हैं, और ब्रोशर्स देख रहे हैं, हर चीज़ बहुत सुंदर है। बनेगी तो 3 साल 4 साल 5 साल बाद ना। तो वो समझदारी होना या वो समझ होना कि वो क्या बनेगा और सही बनेगा नहीं बनेगा। अब एडवाइजर ने यही छिपा लिया कि ये जो आप अपार्टमेंट ले रहे हो उसके जस्ट बगल में दूसरी बिल्डिंग आने वाली, तो जो व्यू की बात आप खरीद रहे हो वो व्यू ही चला जाएगा ना। सही बात। तो इसी तरह से बहुत सारी चीजें, या आपको सनलाइट ही ना आए, या आपने ऐसी जगह ले लिया जिसमें बहुत सनलाइट आने वाली हो, या आपका पूल व्यू हो, आपको पूल व्यू चाहिए ही नहीं, आपको दूसरा व्यू चाहिए। मतलब ऐसे 50 चीजें हैं। क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है। मैं आपको क्या बता, ड्यू डिलिजेंस एक बहुत बड़ा शब्द होता है रियल एस्टेट में। मैं चूंकि बैकग्राउंड जर्नलिस्ट का रहा है, एनडीए का रहा है, तो अब वो आदतें अच्छी या बुरी जैसी भी कह लीजिए, मैं ड्यू डिलिजेंस इस सब चीज़ों पे करता हूँ कि कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो मैं जाके देखता हूँ उन्होंने टाइल्स क्या लगाई, दरवाजे का गेज कितना है, क्या सामान लगा रहे हो आप। उन्होंने कहा फुल्ली फर्निश है, क्या लगा रहे हो आप। फुल्ली फर्निश में आप रुपी टर्म्स में 10 लाख रुपए सामान लगा रहे हो, 50 लाख का लगा रहे हो, प्राइसिंग इसी हिसाब से हो रही है। आपने बोला कि हम फुल्ली फर्निश करके दे रहे हैं और उस हिसाब से प्राइसिंग आपने ज्यादा रखी है, एलिवेटेड रखी है। एडवाइजर को ये बात पता है और वो ना बताए क्लाइंट को, तो वो धोखा है ना। तो ये मैं आपसे कह रहा हूं। तो एबिलिटी टू डू ड्यू डिलिजेंस, फर्स्ट इज टू नो दैट ड्यू डिलिजेंस हैज टू बी डन, then the ability to do diligence, and then to parse that data and pass it on to the client and help him or her to take decision. That is a whole process, sir. आप एडवाइजर्स और एडवाइस पे बहुत जोर डालते हैं। जी सर। उनके महत्व को बहुत पुख्ता तरीके से आप बयान करते हैं। तो आप जो है एडवाइस का आप बहुत महत्व बताते हैं, और फैक्ट भी है। हम लोग ने बात भी करी कि एडवाइस जो है गूगल एडवाइजर एक गूगल मैप की तरह है। तो ऋतुकांत ओझा जी अपने 25 साल का जो उनका अवतार था, जब वो 25 साल के थे, उसको अगर एडवाइस देनी हो तो क्या एडवाइस देंगे? ये बड़ा मुश्किल सवाल पूछा आपने। मैं बोलूंगा लाइफ को शायद थोड़ा और इजी लें। मैं 18 घंटे सर काम करता था। मैं न्यूज़ चैनल पे सोफे पे सो जाता था। तो मेरे डेस्क के अंदर जो है वो टूथब्रश रखे होते थे, कई बार चेंज रखे होते थे। तो और फिर मुझे ब्लड प्रेशर भी हो गया। तो 10 साल से मैं बीपी की मेडिसिन खा रहा हूँ। आई यूज्ड टू बी, तो नहीं, बट मैं हार्डवर्क दोबारा करूंगा। बट अगर दोबारा मैं 25 साल की उम्र में जाऊंगा, बट मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा अपने ऊपर आप हार्श कम हो। शायद मेरे लिए समय कहना आसान है, और बट मैं तब हार्श अपने ऊपर बाई चॉइस था। किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया था। तो मुझे लगता है जिंदगी को शायद थोड़ा सा और इजीली मैं लेता, बट मे भी शायद तब चीजें मिलती नहीं जिंदगी में। पैसे को लेकर क्या बोलेंगे उसको आप 25 साल के अपने अवतार को? स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली, विच आई डिड। और मुझे लगता है कि मैंने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट बहुत लेट स्टार्ट किया। अच्छा। और मुझे लगता है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट जो है, पहली सलाह तो मैं यही दूंगा कि अर्ली एज में फाइंड अ गुड एडवाइजर जो आपके साथ कई साल रह सके, और फिर आप एक रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट जरूर कर दें। मुझे बहुत लोगों ने सलाह दी थी जब मैं 21, 22, 23, 24, 25, 26 साल का था, कि आप कुछ ना कुछ ले लीजिए, कुछ ना कुछ लेके रहना चाहिए। पता है इसका फायदा क्या होता है कि आप मोटा पैसा आपका सेव होने लगता है ना। एंड देन थिंक लॉन्ग टर्म, बिकॉज एसेट ग्रोज इन लॉन्ग टर्म। आप 2x में बेचने की कोशिश ना करें, आप उसको 10x जब हो जाए तब बेचने की कोशिश करें।
इसी पे जो नियो रिच होते हैं, जो वेल्दी होते हैं, उनके माइंडसेट का फर्क यहीं पे है। वाह, क्या बात, क्या बात। दुबई में इन्वेस्टमेंट को लेकर भ्रांतियां भी हैं और ऑप्टिमिज्म भी बहुत है जी। क्या कारण है कि दुबई को लोग प्रेफर कर रहे हैं? अभी इस समय लंदन, सिंगापुर वगैरह की जगह वहाँ दुबई में बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पर कई लोग हैं जो स्केप्टिकल भी हैं। जी। तो क्या चीजें हैं जो उन्हें रोकती हैं? दोनों स्पेक्ट्रम अगर हम देखना चाहें तो। सर देखिए, क्या है ना, भ्रांतियां बहुत हैं। और लोग क्या करते हैं कि एनालिसिस पैरालिसिस एक शब्द होता है सर। अच्छा। एनालिसिस पैरालिसिस, जब आप बहुत एनालिसिस करते हैं तो आपको पैरालिसिस हो जाता है, आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते हैं। तो जो एक डर है उसको लेके आप मीडिया कितना कंज्यूम करते हैं अपने डिसीजन मेकिंग के लिए, तो दैट स्टार्ट्स इन्फ्लुएंसिंग। अच्छी चीज़ है वहाँ पे ये है कि एक टर्म होता है बैंग फॉर बक, जितना पैसा आपने दिया उसमें आपको क्या मिला। तो आप किसी भी मैं इंडियन डेवलपर्स की भी प्रॉपर्टीज को रिकमेंड करता हूँ, बट मैं कंपेयर करूं कि आप जो 1 करोड़ रुपए इंडिया में खर्च रहे हैं, या 5 करोड़ या 10 करोड़ या 100 करोड़, उसमें आपको जो प्रॉपर्टी दुबई में मिलेगी वो सिग्निफिकेंटली बेटर होगी। हर चीज, जो अंदर सीमेंट लग रहा है, जो टाइल्स लग रही है, जो हर चीज जो इस्तेमाल हो रही है वो, अच्छा ये एक पार्ट हो गया। अमेनिटीज फार बेटर, ठीक है, स्विमिंग पूल बेटर होगा, अमेनिटीज बेटर होंगी, और एक से अच्छा दुबई एक्सपेरिमेंटल बहुत है, तो एक से एक नई चीजें आती हैं। तो आप मतलब ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें 65 प्लस अमेनिटीज हैं। 65, मैं गिनाने जाऊं तो 4-5 से ऊपर याद नहीं आते हैं। 65 अमेनिटीज। इसमें से अगर कुछ ऐसा आप बताना चाहें जो बॉम्बे में रहकर हम लोग भी काफी अमेनिटीज देखते हैं, तो कुछ ऐसा जो हमको पता ही ना हो। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक वहां पे बिल्डिंग बन रही है हाई राइज, जिसमें कि उन्होंने कहा कि भाई आप नीचे आएंगे, वॉक करने जाएंगे तो टाइम नहीं होता है बिजी प्रोफेशनल्स में। तो उन्होंने क्या किया, बीचों बीच एक ऐसे बहुत लंबा सा गार्डन बना दिया दोनों टावर्स को ज्वाइन करके, और वो पूरा ग्रीन करेंगे, और वो ऐसा करें कि उसमें ऑक्सीजन का फ्लो आएगा। तो व्हेन यू वॉक अराउंड तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप एक जंगल में वॉक कर रहे हैं। अरे बाप रे। तो वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और पानी जो है ना, वो पानी में कई तरह के विटामिन ऐड कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप नेचुरल वाटर, स्प्रिंग वाटर में आप यू आर टेकिंग बाथ। तीसरी चीज कर रहे हैं, जो एसी जो चलता है, एसी का वेंट, उसमें वो ऐसी चीजें ऐड कर रहे हैं दैट इट इज इक्विवेलेंट टू अ फ्रेश एयर ऑन अ माउंटेन। छोटी छोटी चीज सब लोग नहीं कर रहे हैं, बट लोग कर रहे हैं। जब एक बार मार्केट में आ जाता है तो आप वो चीजें फिर और भी लोग करने लगते हैं। इस तरह की चीजें जो सर है वो दुबई आपको देता है, और वो मेरे ख्याल से that separates it from everybody else. And I think आपने एक पहले क्वेश्चन पूछा तो मैं आंसर नहीं कर पाया। देखिए न्यूयॉर्क हो गया, लंदन हो गया, या और बहुत सारे शहर हो गए, ये शहर अब पुराने होने लगे हैं। जब आप वहाँ ट्रैवल करेंगे तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स वगैरह दिखने लगता है पुराना, सुंदर लगता है, हमें नॉस्टैल्जिक लगेगा। आपने पुरानी पिक्चरें देखी, उनको अच्छा लगेगा। बियॉन्ड दैट when you start experiencing it, things have started becoming old. Dubai, UAE is a new, fresh, 20 साल पुरानी कंट्री है, सब कुछ नया नया है। तो अभी 25-30 साल अभी तो यूएई की ही स्टोरी है, दुबई की ही स्टोरी। हर चीज़ नई है, एंथुजियाज्म बहुत उस कंट्री में, बहुत टेक्नोलॉजी आ रही है, हर चीज़ अच्छी आती है। यॉट्स है तो नई यॉट्स हैं, 16 यॉट्स आपको मिलेंगी, नई गाड़ियाँ आपको अच्छी मिलेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर आउटस्टैंडिंग है, मतलब स्पॉटलेस है। आप चीजें को आप उसमें ढूंढ नहीं सकते हैं। बुराइयां जो ढूंढना चाहेगा वो कुछ ना कुछ बुराई ढूंढ लेगा, पर एक आम आदमी को जीने के लिए जो चीजें चाहिए वो है। और गवर्नमेंट का जीरो इंटरफेरेंस है। हमें पता ही नहीं कौन मिनिस्टर्स हैं, क्या है, कोई लेना देना ही नहीं, हर चीज ऑनलाइन पेमेंट हो जाती है, आप अपनी जिंदगी आराम से जिए। हालांकि आपने काफी कुछ आंसर कर दिया है, पर एक आखिरी सवाल ये भी उठता है कि ऐसी क्या चीजें दुबई में हैं जो आप बाहर खरीद ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते? सर देखिए, एक चीज़ जो बहुत बड़ी है, बहुत अच्छा सवाल है आपका ये, और ये जानना और समझना भी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जो लोग दुबई में आना चाहते हैं, वो है सर की सेफ्टी। लंदन में आप कितने भी रिच हो, है ना, आप सड़क पे सोना पहन के और बढ़िया मोबाइल लेके रात में आप चल रहे हो, आप रिस्क है। न्यूयॉर्क में रिस्क है ना। और आप अपनी गर्लफ्रेंड जो है वो 2 पीस में वो आपके साथ घूम रही हो, या अकेले आप वॉक कर रही हो 1 o'clock, जीरो रिस्क वॉट एवर। आप गलती से अपना मोबाइल भूल जाइए कहीं पे, आपको अगले दिन मिल जाएगा।
तो ये बड़ी बात है, ये कोई खरीद नहीं ये सकता नहीं है। खरीद सकते। और मैं 7 साल से हूँ सर दुबई में, फुल टाइम रह रहा हूँ। पहले तो आता जाता रहता था, कभी लाइट नहीं गई, कभी पानी की दिक्कत नहीं हुई। वाह। आप सोचिए एक ऐसा देश जहाँ पे कि नेचुरल रिसोर्सेज प्रैक्टिकली जीरो है, वहाँ पे ये सब है। ग्रीनरी अब बढ़ती जा रही। ग्रीन दुबई एक इनिशिएटिव है, वो ग्रीनरी अब पूरे आपको एंटायर दुबई में अब ग्रीनरी दिखती अपने सामने होती बढ़ती दिख रही है। और उसी तरह से वो 20 मिनट सिटी बना रहे हैं कि आप किसी भी जगह चले जाइए 20 मिनट से ऊपर नहीं लगेगा। भयंकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है। तो यही सब चीज़ें सर, ये कहीं और पे नहीं है, किसी और देश में नहीं है। जहाँ लोग अभी सोच रहे हैं 10 साल 15 साल पुराना प्लान बना रहे हैं कि आगे चलेगा होगा, ये लोग 2 साल में इम्प्लीमेंट कर देते हैं। एंड दे नो दैट दे नीड टू अट्रैक्ट टैलेंट, और टैलेंट इन्हीं सब चीज़ों को देख के आता है सर, कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, टैक्स फ्री है सर, है ना। अगर आप मान लीजिए आपकी 10 लाख रुपए की सैलरी है मान लीजिए महीने की, तो आपको 10 लाख रुपए अकाउंट में आ रहे हैं, आपके 1 रुपया उसमें टैक्स नहीं देना, है ना। तो फिर यही सब बातें आपको कहीं नहीं मिलेंगी ना। टैक्स है, सेफ्टी है, ये तो कहीं पे भी नहीं है सर। रियल कॉन्वर्सेशन तो बड़ी मजेदार रही, लेकिन अब रील कॉन्वर्सेशन भी करना जरूरी है। तो आप कहेंगे रील कॉन्वर्सेशन क्या? जिनसे रील कटे मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस और छोटे छोटे जवाब जी। रैपिड फायर। तो अब फौजी की भाषा में बोले तो बस्ट फायर अब खोलने जा रहे अरे हैं। बाप रे, मैं डर गया सर। बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास। जी थोड़ा सा रहम करें मेरे ऊपर। आज नहीं सर, किसी और। डर सर, मैंने भी नहीं किया था तो मुझे भी रहम नहीं मिलेगा। शूट सर। सो अगर 100 करोड़ हैं आपके पास और सिर्फ एक ही शहर में इन्वेस्ट करना है आपको, शर्त यही है, वरना वो अलादीन का चिराग चला जाएगा जी, तो कहाँ है, कौन सी शहर? सर मैं कहूँगा कि सर यूएई में इन्वेस्ट करें, रियल एस्टेट में करें। उस 100 करोड़ को डिवाइड करें अबू धाबी में, दुबई में और रसल खैमा या शारजाह में, और अलग अलग एसेट्स में डिवाइड करें जो अलग अलग टाइम पे आपको प्रॉफिट देंगे। और सही एडवाइज़र आपके पास होगा तो उस 100 करोड़ को आप 15 साल में 300 से 400 करोड़ बना लेंगे। What is that investment advice जो अमीर लोग हैं, वेल्दी पीपल, वो फॉलो करते हैं, और जो कि मिडिल क्लास मतलब उसको एडवाइस मानता ही नहीं है या फॉलो ही नहीं करते कि नहीं आए, ये तो बेकार बात है? सर थिंकिंग लॉन्ग टर्म, आप कोई भी एसेट में पैसा लगाएं। मैं आपको बताऊं, आपने क्रिप्टो खरीदा, अब लोग कहते हैं क्रिप्टो खरीद के 24 घंटे में बेच दें, 3 दिन में बेच दें, हफ्ता में बेच दें, जल्दी से कुछ पैसे बना लें। ये जो जल्दीबाजी है ये वेल्दी लोग नहीं करते हैं। वो स्टॉक मार्केट लेते हैं, वो पैसे उसको रखते हैं 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल, डिविडेंड भी कमाते हैं, वो शेयर कई गुना बढ़ जाता है। रियल एस्टेट भी ऐसे है, खरीदिए, रखिए, पकाइए, मार्केट में उससे रेंट लीजिए, और एक समय आएगा जब उसको कई 10x 5x हो जाएगा, तब बेचिए। लॉन्ग टर्म रखिए थॉट प्रोसेस। What's a financial truth that sounds controversial but is actually true? कोई ऐसा फाइनेंशियल एडवाइस या कोई ऐसा फाइनेंशियल सच जो सुनने में तो कड़वा लगे पर वो आपका बहुत भला कर सकता है? अगर आप अपने एडवाइजर के साथ बेईमानी करेंगे तो आपका लॉस होना तय है। एडवाइजर के साथ बेईमानी का मतलब ऐसा है, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, रियल एस्टेट का देता हूँ, मेरे साथ तो नहीं हुआ, जहां पे कि किसी एडवाइजर के साथ आपने सारी इंफॉर्मेशन उससे निकाली, फिर आपने किसी और के साथ इन्वेस्ट किया, या आपने इस तरह की कोई भी चीज जहां पे बेईमानी की, वो क्या होगा, वो जो एडवाइजर है वो आपके पास दोबारा नहीं आएगा। तो यू हैव लॉस्ट एन एडवाइजर, और एडवाइजर जल्दी मिलते नहीं है अच्छे। तो इसलिए आप एडवाइजर को भी प्रिजर्व करके रखिए। सारे वेल्दी लोग जो हैं वो एडवाइजर्स की बहुत इज्जत करते हैं, अच्छी सलाह देने वाला। जी सर, कड़वा लगता है, बुरा लगता है, कोई कहेगा नहीं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग मेहनत बहुत करते हैं पर फाइनेंशियली वहीं है, क्या कारण देखते हैं इसके पीछे? सर मेहनत का पैसा कमाने से बहुत खास रिलेशनशिप है नहीं। तो है ना, तो आप बॉम्बे में आप जाइए, तो अभी मैं यहाँ पे आया था जब जोगेश्वरी वेस्ट से, तो थोड़ा 1-2 किलोमीटर पहले ही आपको वो दिहाड़ी पे आपको 600 700 800 रुपये मिलते हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंस है उनकी, बट मुझे नहीं लगता है कि दे आर एबल टू मेक टू मच मनी। पैसा बनता है सर, अगेन अब वो बार बार मैं इस बात को कह चुका हूँ कि आपको कौन सलाह देने वाला है। दूसरा है सर इसका थोड़ा सा रिस्क टेकिंग। जिसने रिस्क नहीं लिया सर वो वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाएगा सर। वेल्थ तो छोड़िए, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगा, फाइनेंशियली अच्छा नहीं कर पाएगा। रिस्क लेंगे,
आपका नुकसान होगा, आप उससे लर्निंग लीजिए, फिर रिस्क लीजिए, थोड़ा कम नुकसान होगा, धीमे धीमे आप उस जर्नी पे पहुंचेंगे जहां पे कि आप अच्छे पैसे बना लेंगे। हिंदुस्तान से काफी पैसा दुबई में इन्वेस्ट हो रहा है जी। अगले 10 सालों में ये ट्रेंड आप देखते हैं चलता रहेगा या कमी आएगी या बढ़ेगा? सर मुझे तो लगता है कम से कम 50 साल तक चलता रहेगा। और सारे इंडियंस पैसा लगा रहे हैं, सिर्फ इंडिया में इंडियंस नहीं लगा रहे हैं। इंडियंस जो है वो पैसों को बहुत वैल्यू करते हैं और बहुत एस्ट्यूट इन्वेस्टर्स होते हैं और एंटरप्रेन्योर्स भी होते हैं, नेचुरली एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। वो सब पैसा दुनिया भर से आ रहा है दुबई में, और मेरे ख्याल से अगले कम से कम मुझे लगता है 25-30 साल तक तो मैं क्लियरली देखता हूँ ट्रेंड सर। आपका अपना बच्चा अगर इन्वेस्ट करना चाहे तो आप क्या सलाह देंगे? इंडिया में, दुबई में, दोनों जगह, मिक्स या कुछ और? बच्चे की एज पे डिपेंड करेगा सर। तो जैसे मैं अपनी बेटी का एग्जांपल देता हूँ, तो बेटी मेरी 11वें साल में है सर, चल रहा है 11वां साल। तो मैं उसके नाम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, और जब मैं उसको पॉकेट मनी देता हूँ उसके हाथ में ना देके उसके नाम से मैं एक SIP करता हूँ। मैं उसको बोला है कि अगले साल उसके नाम से मैं एक स्टार्टअप रजिस्टर करूंगा। आई वॉन्ट हर टू बर्न मनी इन द सेंस दैट शी मे नॉट बी सक्सेसफुल बट शी लर्न फ्रॉम इट। वो बहुत छोटा कैपिटल होगा, बहुत परेशान होगी, लेकिन उससे सीखेगी। और तीसरा मैं ये करूंगा, व्हेन शी स्टार्ट्स अर्निंग, उस समय मैं उसको सलाह दूंगा कि तुम रियल एस्टेट में पैसे डालो, छोटा सा कुछ ले लो अपनी सैलरी के हिसाब से। मैं नहीं सपोर्ट करूंगा, खुद से ले, खुद लोन चुकाए, लेकिन प्रॉपर्टी ले ले। प्रॉपर्टी से सर कॉन्फिडेंस बहुत आता है। रियल एस्टेट एक टैंजिबल एसेट है, आप रह सकते हो, आप फील कर सकते हो। स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो को आप फील नहीं कर सकते। ये सब जो कुछ आपने बताया, ये आप उसके लिए इंडिया में करना चाहेंगे या दुबई में? सर रहे दुबई रहे, कर्म क्षेत्र तो दुबई है, यहाँ ये मेरा देश है। बट दुबई जो है चूंकि एक सेफ्टी देता है और मेरी बेटी भी है, तो मुझे लगता है कि मोस्ट लाइकली वी विल डू इट इन दुबई सर। बिगेस्ट मिस्टेक दैट NRIs or Indians they are making while trying to create wealth abroad? जो NRIs है सर वो बहुत ही समझदार लॉट है वैसे तो, बट NRIs में क्या है सर, जो सेकेंड जनरेशन है, जो अब जिन्होंने अपनी मेहनत से पर से वेल्थ नहीं क्रिएट किया, कि जैसे फादर या फोरफादर्स गए और वहां से ना करा के उनके फादर्स की जो वेल्थ है, उनमें मैं एक फर्क देख रहा हूं अगेन, दैट they avoid face-to-face conversations, physical meetings, speaking on phone. They try and do a lot on WhatsApp. आपको हंसी आएगी, लेकिन रियलिटी है सर कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। दे शुड ट्राई एंड मीट। उनके जो फोर फादर्स थे वो जब वहाँ गए तो उन्होंने इकोनॉमी को समझा, वहां से उन्होंने चीज़ों को, एसेट्स को बनाया। तो मेरे हिसाब से उनको क्या करना चाहिए, दे शुड ट्राई एंड फोकस ऑन रियल कॉन्वर्सेशन। आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट को लेकर काफी बातें करी हैं। दो तरह की थॉट्स हैं जी, कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो कुछ लोग कहते हैं अरे नहीं, रियल एस्टेट में मत डालो, इधर डालो, घर मत खरीदो। योर टेक, इज इट एन आउटडेटेड एडवाइस और इट इज स्टिल रेलेवेंट कि रियल एस्टेट, इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट? अब कई लोग जो है ना, एक देखिए सोशल मीडिया है, एक तबका ये भी है जो आपको ऐसी रील्स बहुत सारी मिल जाएंगी, अरे नहीं घर नहीं खरीदना चाहिए, मैं तो किराए के घर में रह रहा हूँ, मेरे पास इतने 100 करोड़ है, फिर मैं किराए के घर में रह रहा हूँ। तो आपके हिसाब से इज इट एन आउटडेटेड थिंग दैट इज गोइंग आउट ऑफ वोग नाउ और इज स्टिल रेलेवेंट? देखिए, आप एसेट्स क्लासेस सारे अच्छे हैं, जस्ट बिकॉज कि मैं रियल एस्टेट में हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सबको वही चूरन दूं कि आप भाई रियल एस्टेट में लगाओ, ये गलत बात हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं अपने लखनऊ वाले अंदाज में बोलूँ तो। बट प्रॉब्लम क्या है सर कि हर एसेट क्लास में जो है ना अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं। आप किससे लगवाएंगे, कब लगवाएंगे? मेरी जो सलाह रहती है लोगों को वो हमेशा रहती है, आप 100 रुपए को बांटें, रियल एस्टेट में भी लगाएं, स्टॉक मार्केट में भी लगाएं, क्रिप्टो में भी लगाएं, गोल्ड में भी लगाएं, डाइवर्सिफाई करें। कभी कभी अभी इस वक्त जो टाइम चल रहा है उसमें क्या हो रहा है कि कई पॉकेट्स में दुनिया में रियल एस्टेट में एक स्टैग्नेशन सा आ गया है। अब वो अचानक से मार्केट खुल जाएगी, फिर भागने लग जाएगी। बीच में गोल्ड का एक टाइम आया जिसमें एक साल का पूरा बुल रन था। तो अलग अलग टाइम्स पर अलग अलग आप एसेट्स जो है परफॉर्म करती हैं। जब आप डाइवर्सिफाइड होते हो तो एक आप हेज होता है अलग अलग इश्यूज के साथ, इकोनॉमिक इश्यूज के साथ। आपको करेंसी में भी इन्वेस्टेड रहना चाहिए। इनफैक्ट एक बहुत बड़ा फायदा जब आप दुबई में इन्वेस्ट करते हो तो यही है कि दिरहम जो है वो डॉलर से पेग्ड है।
ओके। तो अगर आपने सिर्फ वो अपना 1 करोड़ रुपए सिर्फ दुबई में वैसे ही इन्वेस्ट कर दिया तो 4 से 5%, 6% जो रुपए की गिरावट है आपने तो वहीं कमा लिया ना, है ना, वही अप्रिसिएशन हो गया। तो सिर्फ करेंसी का ही अप्रिसिएशन में आपने 4 से 5% कमा लिया। इंडियन रियल एस्टेट और दुबई रियल एस्टेट, जी, आप क्या सलाह देंगे? अगर हमारे पास पैसे हैं 2 करोड़ तो कहाँ, इंडियन रियल एस्टेट में डालें या दुबई रियल? देखिए, चूंकि मैं दुबई रियल एस्टेट में काम करता हूं तो मैं जो भी इस बारे में सलाह दूंगा वो माना जाएगा कि वो बायस्ड है, पर मैं ऑनेस्टली एक सलाह ये दूंगा कि इंडिया में अगर आप आज से 7, 8, 10 साल पहले इन्वेस्ट करते और कोविड के टाइम में बेच लेते, वो टाइम बहुत अच्छा था। अब इस वक्त क्या है, इंडियन रियल एस्टेट जो है ओवर वैल्यूड है। अच्छा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सारी रिपोर्ट्स कहती हैं। स्टॉक मार्केट भी थोड़ी ओवर वैल्यू हो गई है और रियल एस्टेट मार्केट भी ओवर वैल्यूड है। और रियल एस्टेट इन एवरी सिटी और ओनली इन ऑल मेजर सिटीज? ऑल मेजर सिटीज। आप जो है कभी भी सर आप फोन करेंगे लोगों को, और आप तो खैर एक से एक बड़े लोगों से मिलते हैं, आप देखिए लोग अपने प्रॉपर्टीज को सेल नहीं कर पा रहे हैं। वो कहते हैं हमारे पास 20 करोड़ का अपार्टमेंट है गुड़गांव में, बट देयर शुड बी अ बायर, नो, who will define that it's worth 20 crores unless there is a transaction of 20 crores on the same kind of an apartment. So I think my advice will be that you should be looking at Dubai foreseeable future and find a good deal, find a good advisor and find a good deal and then invest into it. तो फिर इसी से जुड़ा सवाल कि मिनिमम कितना पैसा होना चाहिए कि हम दुबई में इन्वेस्ट कर लें? सर, आपके 2 तरीके के इसमें है, या तो आप सेकेंडरी मार्केट में प्रॉपर्टी खरीदते हैं या फिर आप जो है ऑफ प्लान खरीदते हैं। ऑफ प्लान में आपको शुरू में देने पड़ते हैं 10 से 15% या फिर 20%। तो मान लीजिए आपके 2 करोड़ की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो आपके पास 20 लाख 20 से 40 लाख रुपए रेडी होने चाहिए कैश टू बी एबल टू स्टार्ट द ट्रांजैक्शन। उसका आपको पेमेंट प्लान मिल जाता है। सेकेंडरी ले रहे हैं तो आपके पास पूरा का पूरा 2 करोड़ तैयार होना चाहिए। तो अगर आपके पास तैयार है, क्योंकि वो भाई आप जिसको बेचे आप खरीदेंगे जिससे उसको तो पूरा चाहिए ना। ऑफ प्लान भी सेकेंडरी में बिकता है, जैसे किसी ने खरीद लिया और बनते वक्त ही उसको बेच रहा है, बट तब भी उसने जितना दे दिया वो तो एक्सपेक्ट करेगा आप उतना पूरा दीजिए। तो आपके पास होराइजन जिसको बोलते हैं, होराइजन कम से कम 2.5 से 3 करोड़ होना चाहिए अगर आप दुबई में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। तो बहुत आपको क्लिप्स मिलेंगे, आपको लोग मिलेंगे जो आपको चीज़ें बताएंगे 1 करोड़ ले लो, 1.5 करोड़ ले लो। मैं एडवाइस नहीं करूंगा, अगर आपके पास होराइजन नहीं है आपके इतना तो आप दुबई मत देखें। और बहुत सारे और ग्रोइंग एरियाज हैं जैसे अजमान वगैरह है, दे आर द नेक्स्ट जिनमें स्पर्ट आएगा। तो लोग कहते हैं कि वो बेकार है, नहीं अच्छा है। जो बेकार है और नहीं अच्छा है वही अपॉर्चुनिटी है। सी, जब आपको चलते फिरते हर आदमी आप ऑटो वाला बताए, पान आप खाने जा रहे हो, पान वाला आपको बताने लग जाए ना कि भाई स्टॉक मार्केट में लगाओ, दुबई में लगाओ, इसका मतलब यू हैव टू बी केयरफुल, है ना। जब सबको सब कुछ पता हो गया तो फिर लीवरेज कहाँ रह गया ना, फिर एडवाइजर क्या करेगा। तो आपको तो इसीलिए तो आपके पास पैसे कम है तो आप अजमान देखो। मैं दिलवा रहा हूँ को अजमान में प्रॉपर्टीज, अपने रिलेटिव्स को दिलवा रहा हूँ, आप वहां पे करिए। आप हाइप में मत फंसिए। मैंने कहा ना, इंस्टाग्राम रील्स और फेसबुक और यूट्यूब के जो रील्स होती हैं जिसमें लोग सिर्फ यही बातें करते हैं कि यॉट्स है, ये लाइफस्टाइल, वो, क्योंकि वो एक कोर मुद्दे की बात को छुपा जाते हैं। अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ दुबई में तो क्या पूरा पैसा होना चाहिए या मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल जाएगा? फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है सर, लोन्स मिल जाते हैं करीब अगर आप वहाँ के रेजिडेंट हैं तो आपको 3.99% पे लोन मिल जाता है, और अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तब भी आप 50% to 60% लोन के लिए एलिजिबल हैं। उसमें कुछ सैलरी के स्लैब का क्राइटेरिया है। हमारी एक टीम में का पार्ट है जो मॉर्टगेजेस में हेल्प भी करते हैं। अच्छा। तो एनीबडी वांट्स टू रीच आउट टू अस, दे कैन, बट हाँ उसमें एक सर्टेन कट ऑफ है यूएई बैंक्स का, जिसमें कि 3-3.5 लाख रुपए महीने की इनकम होनी चाहिए। तो हमारे जैसे गरीबों को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है? आपको तो सर आप बस ऐसे फोन करेंगे, आपका तो क्या है, आप बोलिए शाम 7:30 बजे पैसे पहुंच जाने चाहिए। अब क्योंकि मेरी बात हो गई तो ये मिडिल क्लास फैमिली अगर इन्वेस्ट करना चाहे दुबई में तो क्या अपॉर्चुनिटीज, इज इट एडवाइजेबल फॉर देम टू इन्वेस्ट, और यू थिंक कि नहीं तुम अभी इंडिया में कर लो? सर आपको भाई बड़ी मजेदार बात बताई, इंडिया का जो मिडिल क्लास है ना बड़ा ही समझदार आदमी है, क्योंकि उसकी बजाते सब है। उसका टैक्स भी सबसे ज्यादा वही दे रहा है ना, वो बड़ा बोझ का मारा है, वो बड़े समझदार लोग हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे मेजॉरिटी ऑफ जो कॉल्स आती है वो मिडिल क्लास की आती है, और मेरे सीखने के जो जर्नी है उसमें सबसे ज्यादा हेल्प इन लोगों की कॉल्स ने की है। बहुत समझदार लोग होते हैं। ये क्या कर रहे हैं, लेगेसी प्लानिंग चल रही है सर इस समय। वो कह रहे हैं भाई हम नहीं आ पाए दुबई, हम अपने बच्चों के लिए लेना चाहते हैं,
तो वो लोग स्टूडियोज हमें बोलते हैं कि सर हमारे पास इतने ही पैसे हैं, आप स्टूडियो दिला दो, आप थोड़ा बाहर की तरफ दिलवा दो। तो दे आर वेरी वाइज पीपल, और लोग कर रहे हैं इन्वेस्ट, और करना चाहिए। आप थोड़ा सा ऐसा है कि आप पैसे की देखिए, आप पैसा तो आपको होना चाहिए, क्योंकि आप इन्वेस्ट इंडिया में भी करेंगे तो देना पड़ेगा, बट आप इंडिया एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करेंगे अगर प्रॉपर्टीज का, दुबई में प्रॉपर्टीज आर स्टिल चीपर। गुड़गांव से चीप है, मुंबई से चीप है, मैं अभी पुणे से आया हूँ, पुणे से चीप है, दिल्ली से तो ऑफ कोर्स है ही, बैंगलोर, हैदराबाद सबसे चीप ही है प्रॉपर्टी। एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करेंगे तो दुबई इज चीपर। And plus the infrastructure that they provide, वो तो unmatchable। And the rental yields are 8 to 9%। Okay। यहाँ आप बॉम्बे में बैठे हैं, आपको 2% की रेंटल यील्ड आएगी। ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग जो दुबई जा रहे हैं वापस नहीं आ रहे? क्योंकि लोगों को प्यार हो जाता है शहर से सर। शहर कोई वजह नहीं देता है आपको छोड़ने की, है ना। आपको सिक्योरिटी इतनी ज्यादा है, गवर्नमेंट। जब मैं वहां गया था तो मुझे एक जर्नलिस्ट थे, उन्होंने कहा था जब आप कुछ समय यहाँ रह लोगे तो आपको यहाँ के शेखों से प्यार हो जाएगा और आप दिल से रिस्पेक्ट करोगे। मैंने कहा ऐसा क्या है, लेकिन क्योंकि हम तो डेमोक्रेसी से आए हैं, तो हम तो नेताओं से कहाँ प्यार होता है। लेकिन आप जब रहते हैं तो मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं बोला, आई डोंट नीड टू, बट मैं आपको बहुत साफ बताऊं कि आप देखते हो कि क्योंकि कुछ गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ही नहीं है ना, कोई आ ही नहीं रहा आपसे कुछ कहने के लिए। आप अपने, और हर चीज अवेलेबल है, मेरे घर के नीचे टैक्सी अवेलेबल है, मॉल सेफ है, रात में आपकी सेफ्टी है, मेट्रोस चल रही हैं, सब कुछ क्लीन है, स्पेक ऑफ डस्ट नहीं आपको कहीं मिलेगा, जबकि वो इट्स अ डेजर्ट। तो कितना गंदा हो सकता है। अच्छा, और इन योर फेस सफाई भी नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आपको 50 कर्मचारी दिख रहे हैं जो सफाई रगड़ रहे हैं, कब होता है, मतलब लुक एट द एफिशिएंसी ऑफ इट। बसेस टाइम पे चल रही हैं, मेट्रो टाइम पे चल रही है, तो फिर आपको प्यार तो इससे हो ही जाता है। दुबई इन 2035, हाउ डज इट लुक लाइक? फ्लाइंग टैक्सीज होंगी सर, और ड्राइवरलेस कार्स होंगे। ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं फ्लाइंग टैक्सी के, और ड्राइवरलेस कार्स होंगी, और जो वो वहाँ पे रेल नेटवर्क बन रहा है एतिहाद रेल, उसके स्टेशंस अभी चालू होने वाले हैं, उसके बहुत सारे स्टेशन हो जाएंगे, तो वो पूरे जीसीसी से आप एक सुपर फास्ट ट्रेन नेटवर्क से कनेक्टेड हो जाएंगे, और एक सिंगल वीज़ा हो जाएगा पूरे जीसीसी का। आप एक वीज़ा लीजिए, यहाँ से आप सऊदी जाइए, सऊदी से आप मस्कट जाइए, काम करिए और अगले दिन लौट आइए। तो इस तरह की एफिशिएंसी जो है वो हो जाएगी। ओझा साहब, आप आए हैं, बातें तो बहुत सारी हैं करने के लिए, पर सबसे अच्छी बात है कि हमने वो मुख्य मुद्दे कवर कर लिए जो हमारे दर्शक सुनना चाहते थे आपसे। हम उम्मीद करेंगे कि आपकी जो ये जर्नी है वो यहाँ रुके ना। ओझा साहब जिन्होंने अपने अंदर एक फौजी ढूंढा, जिन्होंने अपने अंदर एक पत्रकार को ढूंढा, जिन्होंने अपने अंदर एक रियल एस्टेट एडवाइज़र को ढूंढा, मुझे उम्मीद है कि ये अनुभव आगे आने वाले 25 सालों में उन्हें अपने अंदर और भी बहुत कुछ ढूंढने में मदद करेगा, क्योंकि आप जब कुछ अपने अंदर अच्छा ढूंढेंगे तो उसका बेनिफिट हम सबको मिलेगा। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह तरक्की करते रहें, इसी तरह लोगों की जीवन में वैल्यू ऐड करते रहें। योर एडवाइजरी इज helping people in multiple ways in creating wealth, and I hope that you can contribute to people's life in many more ways. हमसे संवाद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक इंसान जो बहुत कुछ देख के आया हो, जो खुद इतना सक्सेसफुल हो और जो इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा हो दूसरों की लाइफ में, वही दूसरों से इतने अच्छे शब्दों का इजहार कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी बातें बोलने के लिए और इतना समय देने के लिए मुझे। But it was fun, मतलब बहुत मजा आया बात करने में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, और बेस्ट विशेस टू यू। आप बहुत इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं दूसरों की लाइफ में। आप कहते नहीं हैं, आप बहुत हम्बल हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ लोगों को बताना कि आप कम्युनिकेशन की वर्कशॉप करते हैं, आउटस्टैंडिंग है आप जो काम कर रहे हैं, एंड आई थिंक आपको इसके बारे में और लोगों को बताना चाहिए, और ताकि लोगों को पता चले कि द लेवल ऑफ इम्पैक्ट दैट यू आर क्रिएटिंग इन अदर पीपल्स लाइफ। कोशिश जारी है सर, और आई थिंक कोशिशें ही कामयाब होती हैं। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।